फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं सोशल साइंस जो क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके साथ यहाँ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और कोशिश मेरी ये कि मैं जो है वो सरल और बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ों को आपके सामने रख सकूं। शुरुआती फर्स्ट एक छोटा सा पार्ट लेकर मैं आया हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट की। लेकिन पार्ट को शुरू करने के पहले हम जान लें कि जो लेट 18th सेंचुरी का जो समय था और जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, ये जो दौर था यूरोप में जो है रिवॉल्यूशंस का दौर था, बड़ी बड़ी क्रांतियों का दौर था। और इन क्रांतियों के रूट में, इन क्रांतियों के जड़ में क्या थी, तो इनके रूट में थी लिबर्टी, आज़ादी। लोगों के भीतर जो आशा और उम्मीद आ रही थी कि अब आशा नहीं बल्कि एक दृढ़ विश्वास कह लीजिए, एक दृढ़ जो है वो कह सकते हैं लालसा सी उभर रही थी कि अब उनको लिबर्टी चाहिए। अब उनको जो है वो यहाँ समाज में इक्वालिटी जो है, समकक्षता, बराबरी, समानता, ये उनको देखना था। और साथ ही साथ जो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व का भाव हो, कहीं किसी में कोई भेदभाव ना हो। तो ये सब जो सोच लोगों में आ गई थी, है ना, उसी ने आगे जो है वो राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जो है, जो नेशनलिज्म है ना, तो इसकी धारणा को जो है वो मजबूती दिया। तो हम लोग इस पार्ट को शुरू करते हैं। और इस पार्ट की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, तो पार्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे 1848 की एक पेंटिंग से, है ना। ध्यान से देखिए, ये जो ड्राइंग है आपके पास, ये फ्रेडरिक सरू साहब का 1848 में जो इन्होंने बनाया है। देखते हैं इस पेंटिंग को। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो है वो पिक्चर आपको नज़र आएगा। तो ये पेंटिंग है 1848 में बना हुआ। और ये पेंटिंग जो है वो फ्रेडरिक सरू जी के द्वारा जो है वो बनाया गया था। और यहाँ वो दर्शाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी थीं और कैसे यूरोप में जो है वो लिबर्टी के लिए लोग जो हैं वो निकल पड़े थे, इक्वलिटी के लिए लोग निकल पड़े थे। सामने आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास अलग अलग फ्लैग्स को लिए अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर यानी आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पास में कुछ आपको एकदम आगे देखिए, पैरों के नीचे कुछ कूड़ा, कुछ जो है कचरा सा आपको दिख रहा है। ये दरअसल ये कूड़ा है मोनार्की सिस्टम में जो यूज होने वाले चीज़ हैं उसको इस कूड़े में रखा गया है। क्राउन हो सकता है ना, और भी जो रॉड्स वगैरह होते थे, रूलिंग रॉड्स, वो सब हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पर रखा गया है। वहीं अगर आप देखें तो ऊपर आपको बहुत सारे एंजल्स दिख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं, और भी एंजल्स दिख रहे हैं। और ये एंजल्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये जो नया, जो लोग नए होप के साथ, नए उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र में जो है वो अपने अपने देश में सब जो हैं वो डेमोक्रेटिक जो चीज़ों को लाना चाह रहे हैं, इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं, जो फ्रेटर्निटी की बातें कर रहे हैं, जो लिबर्टी की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले का जो है वो आशीर्वाद भी इनको मिल रहा है। तो ऊपर ये एंजल्स आपको दिख रहे हैं और बीच में जो है ये लिबर्टी की ओर बढ़ते हुए झंडे अलग अलग राष्ट्र के, और नीचे जो है वो आपको दिख रहा है वो रबिश, जहाँ पर कि पुराने सिस्टम को जो है वो मिटाया जा रहा है, उसके जो है अवशेषों को फेंका गया है। नेशनलिज्म, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये नेशनलिज्म है क्या, है ना। ये जो राष्ट्रवाद की धारणा है वो क्या है। तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड। नेशनलिज्म क्या है, तो नेशनलिज्म जो है वो एक फीलिंग है लव और प्राइड की, प्रेम और गौरव की, है ना, फॉर वंस ओन कंट्री, अपने खुद के देश के लिए, खुद के देश के लिए, खुद के देश के प्रति प्रेम की भावना, खुद के देश के प्रति जो है वो गौरव की भावना। तो ये है आपका नेशनलिज्म। फिर से देखते हैं, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, है ना, नेशनलिज्म एक फीलिंग है, काहे का, ऑफ लव एंड प्राइड,
काय का है, तो लव और प्राइड का है ना, प्रेम और गौरव का, किसके लिए, फॉर वंस ओन कंट्री, अपने खुद के देश के लिए, है ना। फिर और ये क्या है, ए लॉन्गिंग, नेशनलिज्म जो है वो एक लॉन्गिंग है, एक चाहत है, टू सी वंस ओन कंट्री, कि एक व्यक्ति अपने खुद के देश को देखे बेटर देन अदर्स, दूसरों के देश से श्रेष्ठ, ये माने कि मेरा देश जो है वो बाकी देशों से श्रेष्ठ है, मेरे देश के समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसके अलावा और एक तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग नेशनलिज्म को कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ डिजायर ऑफ ए ग्रुप, यह जो है डिजायर है ना, एक ग्रुप का, कैसा ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही है ना जाति के हों, है ना। इसके अलावा द सेम कल्चर, उनका कल्चर एक हो, लैंग्वेज एक हो, है ना, ये सब जब सब एक है तो वो जो डिजायर है कि टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री को फॉर्म कर लें जहां पर एक समान सोच वाले सारे इक्वल लोग रहें, तो यहां पर भी हम लोग नेशनलिज्म की बात को पाते हैं। तो ये है नेशनलिज्म। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं राइज इन नेशनलिज्म की, राइज ऑफ नेशनलिज्म की इन यूरोप, तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, तो जो मानी जाती है बिगिनिंग इसकी, वो मानी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की जो क्रांति थी वहाँ से इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। 1789 में ये जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसके जो हैं बड़े व्यापक प्रभाव पड़े थे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके जो हैं वो क्या क्या इसके बाद बदलाव हुए थे, है ना, चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्या क्या चेंज आए थे, तो पहला देखिए, पहला लिखा हुआ है एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई थी ना, लुइस 16वां का जो लुइस द 16 था, है ना, तो उसके जो मोनार्क था, तो उस मोनार्क का जो शासन था, उसका जो रूलिंग था, उसको खत्म किया गया था, तो एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। दूसरा क्या था, दूसरा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, उसकी स्थापना की बात हुई थी, वो स्थापित होने की उसकी जो विचारधारा थी वो वहाँ आगे बढ़ी थी। तीसरा था कि देश जो है वो मोनार्की के शासन से आज़ाद हो चुका था, डेमोक्रेटिक चीज़ों के लिए बातचीत चल रही थी, तो अब एक नया जो है वो फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यानी अब एक राष्ट्र को एक रूप में देखने की कोशिश की जाने लगी, और उस राष्ट्र के लिए एक जो है वो झंडा जो है, एक फ्लैग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर उसके बाद जो है फ्रेंच को जो है वो फ्रांस का नेशनल जो है लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। एक सूत्र में देखते जाइए, एक सूत्र में बांधने की कोशिश होती चली जा रही है। फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। और उसके बाद है कि न्यू नेशनल एंथम वाज इंट्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सब कुछ नयापन, नए चीज़ों से भरा हुआ था, तो इस नएपन को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए, एक मजबूती देने के लिए नए नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा और क्या हुआ था, स्टेट जनरल जो थे इलेक्टेड बाय कॉमन पीपुल के द्वारा स्टेट जनरल को जो है वो इलेक्ट किया गया था। पहली बार ऐसा वहाँ हुआ था जहाँ पर कॉमन पीपुल ने भागीदारी की थी, है ना, और उसको नाम दिया गया था नेशनल असेंबली का। और सबसे बड़ी बात मैं शुरू से जो बता रहा हूँ कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज टेकन ऑल ओवर यूरोप, और यहाँ से ही ये जो राष्ट्रवाद का जो आइडिया था उसको पूरे यूरोप में पहुँचाया गया था। तो सब कुछ तो सेट हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो है वो पावर में आए 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन। और नेपोलियन द डिक्टेटर एक तानाशाह के रूप में वहाँ उभरे, और उन्होंने फिर से जो है उनके आने के बाद हालात काफ़ी हद तक बदल गए। 1804 में उन्होंने एक सिविल कोड बनाया जिसको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये जो सिविल कोड है या नेपोलियन कोड है उसमें कौन कौन सी बातें की गई थी। तो इसमें कुछ गुड पॉइंट्स भी थे और कुछ जो है वो बैड पॉइंट्स भी थे। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके गुड पॉइंट्स की, कि क्या क्या अच्छाइयाँ थी जो सिविल कोड नेपोलियन ने दिया था। तो सबसे पहले जो अच्छाई थी उसमें थी एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंतवादी प्रथा थी, है ना, तो उसका जो है वो अंत, जमींदारी प्रथा का अंत था। दूसरा क्या था, एबॉलिशमेंट ऑफ क्या है, सेल्फडम, एबॉलिशमेंट ऑफ
सर्फडम। ये सर्फडम क्या है? तो आपने सुना होगा बंधुआ मजदूरों के बारे में, देखा भी होगा, है ना। अभी तो नहीं देखा होगा, आप फिल्मों में या और भी जब कहानियां पढ़ते होंगे तो उसमें बंधुआ मजदूर के बारे में सीखते हैं। तो ये तो बंधुआ मजदूर जो लोग थे, है ना, तो उनको जो है वो जो प्रथा थी बंधुआ मजदूरी वाली, उसको भी क्या किया गया कि अबॉलिश कर दिया गया, है ना, उसका भी उन्मूलन कर दिया गया। फिर अच्छी बात, एक और बड़ी अच्छी बात थी नेपोलियन के लिए कि उन्होंने कानून के नज़र में सबको इक्वल माना था, है ना, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के सामने इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया था नेपोलियन साहब ने। और अच्छा चीज़ उन्होंने क्या किया था, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना, यातायात के, ट्रांसपोर्टेशन के और कम्युनिकेशन के साधनों को उन्होंने काफ़ी हद तक इंक्रीज किया था। और जानते ये सब चीज़, तो ये जो इम्प्रूव किया उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में और कम्युनिकेशन में, तो ये भी एक प्रोग्रेसिव स्टेप था नेपोलियन जी का। और उसके बाद जो है एक चीज़ और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंट्रोड्यूस किया था? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, है ना। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को क्यों इन्होंने भाई जो इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो व्यापार में आने वाली जो बाधाएं हैं, उनको दूर किया जा सके। तो सब अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए थे ये सब। और राइट टू प्रॉपर्टी, फिर लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया था, संपत्ति का अधिकार दिया था। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो थी नेपोलियन के लिए क्या, तो नेपोलियन के लिए जो उन्होंने सिविल कोड दिया था, है ना, तो गुड पॉइंट्स जो थी वो थी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बैड पॉइंट्स थे नेपोलियन कोड के या फिर सिविल कोड के। तो क्या थे ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड की कमियां क्या थी? तो सेंसरशिप वर इम्पोज्ड। क्या किया था? सेंसरशिप को ला दिया गया था, है ना। जो भी मीडिया या इस तरह का कोई भी चीज़ था जिससे जानकारी इधर से उधर जाती, तो उस पर पूरा का पूरा नेपोलियन का कंट्रोल था। कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता था। तो सेंसरशिप वेर इम्पोज्ड। दूसरा क्या था? इंक्रीज टैक्सेस। अब मैंने शुरू में बताया था आपको कि नेपोलियन का जो उद्देश्य था, मैंने बताया था वो पावर में आया था, एक तानाशाह के रूप में वो आया था। तो पावर को वो और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा था। पावर को जब बढ़ाने की बात होती है तो अलग अलग कंट्रीज से जो है उसे जो है अलग अलग तरह के वार की सिचुएशन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर इसे पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसा आता कहाँ से है? टैक्सेस से आता है। तो क्या हुआ था कि इंक्रीज टैक्सेस, नेपोलियन ने क्या किया था? टैक्स को बढ़ा दिया था जनता के ऊपर। इसके अलावा फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन आर्मी, है ना, और उसने फोर्स किया था लोगों को कि हर हाल में हर परिवार से एक सदस्य जो है आर्मी में होना ही होना चाहिए। क्योंकि जब आर्मी में लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके इसकी जो है वो जो महत्वाकांक्षा थी, जो एम्बिशन थी नेपोलियन की, वो पूरी हो पाती है। तो ये थी ड्रॉबैक्स। अब क्या है कि नेपोलियन ने ये सारी चीज़ें की, पावर को इंक्रीज भी कर रहा था, है ना, लेकिन इसकी जो ये बातें थी बहुत सारे कंट्रीज़ को पसंद नहीं आ रही थी। बहुत कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे कि ये जो नया सिस्टम ये चला रहा है वो चले। तो इसलिए जो है वो 1815, मैंने बताया था शुरुआत में ही आपको कि 1815 तक ये पावर में था। तो 1815 में एक लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू, इस लड़ाई में क्या हुआ कि रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, कौन कौन, फिर से नाम सुनिए, रसिया, प्रूसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये सब एक हो गए। और ये सब एक होकर इन्होंने जो है वो नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इस बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ, जो ये लोग थे, ये कंट्रीज थे, ये वॉन और इनको विक्ट्री मिली। और जो नेपोलियन था वो लॉस्ट। नेपोलियन ने क्या किया कि इस युद्ध को वो हारा। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना जो है उस पर साइन किया गया। और एक बार फिर से जो चीज़ें वो लाना चाह रहे थे, है ना, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये सब मिलकर, तो उसको स्थापित करने का जो है वो हिसाब किताब बना। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, है ना, क्योंकि अब रिवॉल्यूशंस हुए थे, कई जगह पर अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशंस हुए थे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और भी पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म की धारणा को कैसे और अधिक जो है वो बल मिला, है ना। तो बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 लेकर।
तो ये वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए जल्दी से आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे कोई भी नया वीडियो जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक बटन दबाकर हमें सूचित करें।